गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो बाकी के बचे कुचे प्रोग्राम हैं वो कंप्लीट करेंगे जेएस। ठीक है, चलो। कल हमने प्रोग्राम छोड़े थे कीबोर्ड एरर वाले पे। ओके, ये प्रोग्राम का क्या था? आ, हाँ, रॉन्ग स्पेलिंग वाला कुछ था, वो हमने कर लिया था। इसके बाद ये 5 प्रोग्राम कर लेते हैं इजी वाले, वन बाय वन करते हैं, थोड़े इजी थोड़े हार्ड, ताकि एक बैलेंस बना रहे। ओके, चलिए। Code for loop that runs through all number from 0 to 99 and append all numbers divided by 7 into string, return the string. ओके, 0 से 99 की लूप घुमानी है। जो भी नंबर 7 से डिविजिबल हो उनको एक स्ट्रिंग में डाल देना है। कल हमने इससे भी एक हार्ड प्रोग्राम कर लिया था, फेस बज वाला, तो ये कोई इतना हार्ड नहीं है। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 99 इंक्लूडिव होगा, लेस देन इक्वल टू 99, आई प्लस प्लस। अंदर लिखेंगे इफ कंडीशन डिविजिबल है कि नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, आई मॉड्यूलस 7 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ऊपर एक हमने स्ट्रिंग रखना चाहिए जो कि एम्प्टी हो, और एस टी आर प्लस इक्वल टू ये जो नंबर मिला हमें आई वो कर देना है, और रिटर्न करेंगे हम एस टी आर। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम। हाँ, इसमें इनपुट नाम की कोई चीज है भी नहीं, ये वाला प्रिंट होना चाहिए। रन करो कोड, और इसमें प्रॉब्लम है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर आई, लाइन नंबर 3। इफ, अच्छा लेट नहीं होता यार, फॉर होता है यहाँ पे। वहां कहाँ इफ लिख दिया। ठीक है, फॉर की पूरा कंडीशन हो गया सही से। चलिए, नेक्स्ट चैलेंज, मोर देन 0 given is array n with integers, return true if there contains more 4 than 0। ओके, एक एरे है, उस पे लूप घुमा के हमें काउंट करना है कि अंदर कितने 4 थे और कितने 0 थे। अगर 4 ज्यादा मिलते हैं तो ट्रू करना है, अदरवाइज फॉल्स करना है। इफ कहाँ सीधा लगाता हूं, एन में क्या मिलेगा अपने को, नंबर्स। ठीक है, काउंट 4 इक्वल टू 0। ठीक है, दो वेरिएबल हैं जहां पे हम याद रखेंगे कि भाई कौन कितने थे। एंड काउंट 0 इक्वल टू 0। लेट number of n, if number equal to 4 then count 4 plus plus, if number equal to 0 then count 0 plus plus। ठीक है, दो वेरिएबल हमने याद रखे, लूप चलेगी, काउंट 4 और काउंट 0 पता लग जाएगा। कंडीशन क्या रखनी है, फिर 4 अगर ज्यादा हो तो ट्रू भेजो। इफ काउंट 4 ग्रेटर देन काउंट 0 देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। रन किया, सब कुछ सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, सिंपल ही था प्रोग्राम, कोई इसमें हार्ड जैसा था ही नहीं। और जो नीचे कंडीशन लिखी मैंने उसको हम कल की तरह कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा रिटर्न किया और बाकी कुछ नहीं लिखा। ओके, मैं इसको सीधा सीधा लिखूं या इसको ब्रैकेट में डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको और ब्रैकेट में डाल सकता हूं मैं, तब भी ये सेम ही एग्जीक्यूशन होगा। ब्रैकेट का यूज होता है एक्सप्रेशन को प्रायोरिटी देने के लिए कि पहले ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करो या ना करो। तो ज्यादा ब्रैकेट लग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो एक एक्सप्रेशन है तो।
चलिए, अभी ये है URL पैरामीटर्स। A string URL is given, return the parameter value in array. The keys can be ignored. ओके, अब ये जो दिया है ना, इतना पार्ट, ID इक्वल टू 3, एम्परसेंड, वैल्यू इक्वल टू फाइल, तो इसको क्या कहेंगे, पूरे पार्ट को, जो क्वेश्चन मार्क के आगे जो यूआरएल में लगता है ना पार्ट, उसको कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं, या तो पैरामीटर्स भी कहते हैं। अब हमें करना ये है कि यूआरएल पूरा दिया जाएगा, हमें हमें इसमें से पैरामीटर निकालने हैं, और जो पैरामीटर की वैल्यूज हैं उसका एक एरे बना के दे देना है। ठीक है, ये 3 और फाइल वाला था, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसका कुछ नहीं होगा। इसमें क्या है, एक वैल्यू डिलीट है 1, और एक है ये वाली वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको ले जाते हैं कोडिंग में। जीएस के एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। रिटर्न में चाहिए एरे, तो बना देते हैं एक एरे। ओके, अब पहली चीज, ये जो यूआरएल है, ठीक है, इसमें से अपने को कौन सी चीज चाहिए, तो देखो अपने को चाहिए पहले तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, वो ही हमारे काम का है। जो इस साइड वाला पार्ट है वो काम का ही नहीं है। तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है फंक्शन स्प्लिट। स्प्लिट किससे करेंगे, क्वेश्चन मार्क से। तो वो क्वेश्चन मार्क से स्ट्रिंग को तोड़ देगा। एरे में 2 आइटम मिलेंगी, जिसकी पहले नंबर की आइटम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0 नंबर के आइटम में पहला वाला एलिमेंट आएगा, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जिसकी आइटम नंबर 1 है इंपॉर्टेंट। अब आइटम नंबर 1 में क्या है, देखो आइटम नंबर 1 में एम्परसेंड, एम्परसेंड से जो पैरामीटर हैं वो अलग हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इससे तोड़ दो स्ट्रिंग को, तो हमें सारे पैराम मिलेंगे। तो इसके ऊपर एक और स्प्लिट लगाएंगे हम। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे, एम्परसेंड से स्प्लिट करेंगे। तो हमें को 3 और चीजें मिल गई। अब ये भी हमें क्या मिला, स्ट्रिंग मिले 3, जिनमें से हमें इक्वल टू से तोड़ के जो राइट वाली चीजें हैं वो काम की हैं। इसको लिखते हैं प्रोग्राम में। पहली चीज तो हमें क्या चाहिए, जो क्वेरी स्ट्रिंग है, जो पैरम्स हैं, वो वाला स्ट्रिंग कैसे मिलेगा, url.split बाय क्वेश्चन मार्क। स्प्लिट में कुछ गड़बड़ है, क्या है, लेट वेरिएबल चाहिए अपने को, पैरम्स, उसको मैं बोल दूंगा पैरम्स। इसको स्प्लिट करने के बाद जो एक नंबर का मिलता है वो, फिर जो एक नंबर का है उसमें क्या करना है, तो उसको और स्प्लिट करना है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, की वैल्यू पेयर। ये आप देखेंगे ना, तो की वैल्यू है, जहाँ पे ये की है ये वैल्यू है, ये की है ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए वेरिएबल डाल देंगे के वी इक्वल टू पैरम्स डॉट स्प्लिट बाय एम्परसेंड। ठीक है, इतने तक का मैं कंसोल लगा देता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि हमारे के वी क्या बनते हैं। और हमारे पैरम्स क्या बने थे वो भी डाल देता हूं इसमें मैं। ओके, तो हमारा जो पैरम्स बने थे वो ये थे, और केवी हमारा बन चुका है एक एरे जिसके अंदर 3 आइटम है। अभी हमें इस एरे पे भी प्रोसेस करनी है। इस एरे पे प्रोसेस क्या करनी है, कि जितने भी स्ट्रिंग है ना, उन स्ट्रिंग से लास्ट वाला पार्ट निकाल देना है। ठीक है, अब हम जब एरे फंक्शन देख रहे थे ना, तब हमने देखा था कि किसी एरे को अगर ट्रांसफॉर्म करना हो, ठीक है, मैपिंग, यहाँ पे क्या आ रहा है, मैपिंग आ रहा है, तो हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, दैट्स वन थिंग, लेकिन हम मैप का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से करके देखेंगे।
पहले करते हैं फॉर लूप वाला तरीका। फॉर किस पे घुमानी है भाई, एरे पे घुमानी है, के ऑफ के वी। अब क्या करना है, हमें मिलेगा स्ट्रिंग यहीं पे भी। इसको फिर से रन करता हूं, 3 स्ट्रिंग मिले। अब इन सारे स्ट्रिंग को क्या करना है, स्प्लिट करना है बाय इक्वल टू। और जब इक्वल टू से स्प्लिट करेंगे उसके बाद भी जो एक नंबर का मिलता है आर्ग्यूमेंट, वो काम का है। तो हमें सही चीजें मिल गई हैं काम की। इसको करेंगे हम arY.push। ठीक है, रिटर्न कर देंगे हम ARY और हमारा काम हो गया। ये प्रोग्राम सबमिट करेंगे। ठीक है, रन किया। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या बोलती है, ये पता है क्या था, ये ना वो वाला प्रोग्राम था जहां पे यूआरएल में ना कुछ था ही नहीं, जहां पे ये चीज एम्प्टी आने वाली थी। ठीक है, तो उस केस को एक बार हम लेते हैं पहले। यार ये केस कहाँ मिलेगा, इसको हटाते हैं। चलो ये वाला केस है, ये वाला केस यहाँ पे ले लेते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे भी हमें एरर आई। एरर क्या आई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्प्लिट ऑफ अनडिफाइंड। ऐसी एरर आपको बहुत बार मिलेगी। ये एरर आने का रीजन क्या होता है कि अगर हम ना स्प्लिट फंक्शन, कोई और फंक्शन या तो कोई और प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहे अनडिफाइंड की। ओके, एक वैल्यू होती है अनडिफाइंड या नल, जो भी हो, नल डॉट हेलो एक्सेस करूं एरर मिलेगा, अनडिफाइंड डॉट हेलो एक्सेस करूं तो एरर मिलेगा। इसकी जगह अगर मैं कोई भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका हेलो करूं ना, क्या हुआ इसको, चलो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे एटलीस्ट। ओबीजे इक्वल टू एम्प्टी, उसके अंदर हेलो प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी मैं हेलो एक्सेस करूंगा ओबीजे का, तो वो एरर नहीं देगा। वो देगा अनडिफाइंड, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट तो मिला है, ऑब्जेक्ट तो कुछ चीज है। ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू है, किसी वैल्यू का डॉट करके कुछ करेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली एरर नहीं आने वाली। जैसे एक नंबर है n इक्वल टू 5, n डॉट लेंथ करूंगा तो वो प्रॉपर्टी होती नहीं है नंबर में, लेकिन फिर भी मैंने लेंथ किया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता। अब जब भी नल या तो अनडिफाइंड ये दो वैल्यू पे ना डॉट होके आगे कुछ भी जाएगा तो वो एरर देगा। जैसे नंबर डॉट लेंथ पे अनडिफाइंड मिलता है, लेकिन उसका भी डॉट में कुछ भी करूं वो मुझे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि अब उसके पास पता ही नहीं है कि अनडिफाइंड के आगे कैसे जाऊं। तो ऐसी एरर आने पे आपको ये देखना है कि कहीं पे आपने कुछ चेक करना छोड़ दिया है, कहीं पे आपकी वैल्यू अनडिफाइंड बन रही थी और वो अनडिफाइंड वैल्यू बनने के कारण ये एरर आई है। और यहाँ पे ये बोलेगा, देखो कहाँ पे एरर आई थी, स्प्लिट में एरर आई थी, और हमने स्प्लिट कहाँ कहाँ लिख के रखा है, एक तो यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है। चीजों को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, बैक ट्रैक मतलब छानबीन करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्प्लिट है जो एरर दे रहा है। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये देखो यूआरएल पैरम जेएस, हाँ यहाँ पे दिया है लाइन नंबर 4 और कैरेक्टर नंबर 21। तो ये रहा देखो, इसने तो हमें ये यहाँ पे सजेस्ट कर दिया लाइन में एरर देके। वे कौन सी लाइन पे एरर थी, तो ये वाला जो स्प्लिट हो रहा है किस पे हो रहा है, पैरम्स पे। तो समहाउ पैरम्स अनडिफाइंड हो जा रहे हैं। इसने क्या बोला, स्प्लिट ऑफ अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड के ऊपर स्प्लिट हुआ है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्प्लिट ऑफ अनडिफाइंड, एक वेरिएबल था या एक वैल्यू थी अनडिफाइंड, उसके ऊपर स्प्लिट किया गया है। और ये लाइन नंबर ये बोल रहा है, लाइन नंबर ये में पैरम्स के ऊपर स्प्लिट हो रहा है, तो होना क्या चाहिए था कि पैरम अनडिफाइंड आता होगा शायद। ठीक है, पैरम को हम कंसोल लगाते हैं, फिर से प्रोग्राम रन करते हैं और एरर आई उसके पहले का देखते हैं। तो ये देखो पैरम्स हो जाता है अनडिफाइंड। अब पैरम अनडिफाइंड क्यों होगा,
तो ऊपर के जो अपने हैं और ऊपर का जो अपना स्प्लिट है वो क्या रिटर्न करता है वो देखना पड़ेगा। इसको हमने रन किया, ऊपर के स्प्लिट ने क्या दिया, एरे दिया, लेकिन उसमें क्या था, एक ही चीज थी, उसमें कोई दूसरा स्ट्रिंग था ही नहीं, ये एक नंबर की पोजीशन थी ही नहीं। तो जब भी कोई एरे है, ठीक है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है या फिर कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो 0 नंबर इंडेक्स करूंगा तो एक्सेस होगा, लेकिन अगर 1 एक्सेस करता हूं तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो उसके आगे कुछ भी किया मैंने वो एरर थ्रो करेगा। तो एरे एक्सेस करते समय या तो ऑब्जेक्ट की कोई की एक्सेस करते समय ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई थोड़ी सेफ्टी चेक करनी है आपको। सेफ्टी कैसे चेक करते हैं, सेफ्टी चेक ऐसे कर सकते हैं कि ये जो पैरम है उसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा, इफ पैरम्स, अगर इतना लिख देंगे ना तो भी काम बन जाएगा। इतना लिखना मतलब क्या हुआ, ट्रूथी वैल्यू होनी चाहिए, जो हमने देखा था ट्रूथी वैल्यूज एंड फॉल्सी वैल्यूज। तो अगर पैरम्स में कोई भी ट्रूथी वैल्यू है तो हम आगे का काम कर सकते हैं, वरना आगे का काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ट्रूथी वैल्यू है तो ही ये सारी चीजें करो, अदरवाइज मतलब नहीं है कोई ये सब करने का। अब इसको रन करेंगे तो हमें एम्प्टी एरे मिल गया। तो यहाँ पे हमने जो किया इसे क्या कहेंगे हम, सेफ्टी चेक करना। हमने वैल्यू की सेफ्टी चेक की कि भाई वैल्यू होनी चाहिए तो ही आगे का डॉट लगाओ। मोस्टली ये डॉट लगाते वक्त ही होता है, कुछ और केसेस में भी हो सकता है जहां पे कोई फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ आपको ये एरर आती रहेंगी और ध्यान में लाना होता रहेगा। लेकिन एरर पढ़ो, ऐसी एरर आए तो समझ लो कहीं पे सेफ्टी छूट गई है। चलो अब इसको मैं सबमिट करूंगा और ये सबमिट हो जाना चाहिए बिना किसी तकलीफ के। ठीक है, ये सबमिट हो गया। भी मैंने बोला था कि ये चीज हम कैसे कर सकते थे, ये जो हमने फॉर लूप के जरिए किया है ये हम मैप का यूज करके भी कर सकते थे। ठीक है, हम फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं, ऊपर एक एरे बनाते हैं, फिर फॉर लूप चलाते हैं और हर बार एरे में पुश करते जाते हैं। तो ये सेम चीज होती है मैप से। मैप से कैसे होती है, ये के वी एरे होगा इतना तो पता है हमें। तो हम करेंगे के वी डॉट मैप, मैप के अंदर क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा, आइटम को हम फिर से के ही बोल देते हैं। ठीक है, और के को स्प्लिट करने के बाद एक नंबर की आइटम हमें करानी है रिटर्न। तो हर एक स्ट्रिंग के लिए ये वाली आइटम रिटर्न करनी है, और ये पूरा मिलेगा हमें बाद में एरे, जिसको हम असाइन कर देंगे ए आर वाई को। और फिर से इसको रन करेंगे, सेम ही आंसर आएगा, इसको सबमिट करेंगे तो सेम सबमिट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा केसेस आए कि आपको एक एरे के रिजल्ट में दूसरा एरे ही चाहिए, लेकिन उस एरे की कुछ आइटम्स हैं, कुछ आइटम क्या सारी आइटम्स पे कुछ आपको ऑपरेशन करने हैं। अगर आप कुछ आइटम पे ऑपरेशन करने हैं तो मैप हो सकता है काम ना आए, क्योंकि मैप तो सारी आइटम पे लूप घुमाएगा ही घुमाएगा। फिर आप मैप के अंदर इफ कंडीशन वगैरह लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे का चैलेंज क्या है, द फर्स्ट फैक्टोरियल given is number, return product of the multiplacement of individual number from one upward। इसकी डेफिनेशन से तो कुछ खास पता लगा नहीं है क्या बोलना चाहता है, एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट फैक्टोरियल 4, 4 का फर्स्ट फैक्टोरियल क्या होगा। तो भाई 4 का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे होता है, 4 × 3 × 2 × 1 तो 24 हो जाएगा। तो ये क्या फैक्टोरियल निकाल के ही दिया इसने, 6 × 5 × ये कोई फर्स्ट फैक्टोरियल नहीं निकालना, ये तो फैक्टोरियल ही निकाल रहा है सीधा सीधा, जितना यहाँ पे नंबर आ रहा है उतना फैक्टोरियल करके दे रहा है।
कुछ नहीं, सीधा सीधा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, जैसा हमें मैथ में मिलता है ना, ऐसा सिंबल। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कब तक? एक तक। सिंपल सी चीज है, जिस नंबर से स्टार्ट किया उस नंबर से चल के एक तक जाना है, लूप घुमाना है, मल्टीप्लीकेशन करते करते आंसर दे देना है। चलिए, नंबर मिलता है ऊपर से तो हम करेंगे फॉर लूप घुमाएंगे, और ऊपर एक ना प्रोडक्ट। हेलो, हाँ बोलो। p = 1, ये प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या बोल रहे हो, कोई बोल रहा है कुछ? ठीक है, चलो कोई नहीं। p लिया हमने 1। देखो, जब भी मल्टीप्लीकेशन करना हो ना तो p एक लेते हैं, या तो जो ऊपर वैल्यू लेते हैं वो एक लेते हैं। जब भी सम करना हो तो वो लेते हैं 0, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अगर 0 से किया तो हमेशा 0 आता है। फिर आप उसमें कितने भी मल्टीप्लाई करते जाओ हमेशा 0 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई हमेशा एक से होना है, स्टार्टिंग एक से होनी है। लेट आई इक्वल टू नंबर, नंबर से स्टार्ट करेंगे, उल्टी लूप घूम रही है, ठीक है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 नहीं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाना है। जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक से बड़ा हो तब तक जाना है, और तब और आई माइनस माइनस करते रहना है। और क्या लिखना है? p इंटू इक्वल टू आई, p इक्वल टू p इंटू आई, और रिटर्न कर देना है p। इससे काम बन तो जाना चाहिए, और बन गया। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। फैक्टोरियल करना है, लूप घुमाओ, इंटू इंटू करते जाओ। इसका दूसरा तरीका हमने देखा था रिकर्सिव फंक्शन करते वक्त, कि भाई हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो सकता है, वो क्या करेगा, हमें पता है ना, मतलब वो केस ये था हमारे पास कि जब हमें पता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, ये होता है 5 फैक्टोरियल। तो अगर मुझे पता हो कि भाई 4 फैक्टोरियल कितना होता है, तो मैं 5 × 4 फैक्टोरियल सीधा सीधा कर दूं, पूरी लाइन घुमाऊं नहीं। 4 फैक्टोरियल मुझे पता है 24 होता है, तो मुझे 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा। अगर मुझे किसी भी फैक्टोरियल के -1 का फैक्टोरियल पता है तो मुझे वो फैक्टोरियल मिल जाएगा। और जब नंबर आता है 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। हम्म तो मैं सिर्फ इतना करूंगा, देखो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का काम क्या है, उसको जो भी नंबर दो ना उसका फैक्टोरियल निकाल के देगा। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिटर्न फर्स्ट फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर से, नंबर इनटू। फॉर एग्जाम्पल अब नंबर में 5 आता है, तो हमने क्या लिखा? 5 × 5 - 1 मतलब 4। 5 × 4 फैक्टोरियल हमने लिख दिया। हम्म? इस प्रोग्राम को अगर सीधा सीधा मैं रन करने जाऊंगा, ये जाएगा इनफाइनाइट में, क्योंकि पहले तो ये चलो 5 करेगा, उसके बाद 4 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 2, फिर 1, फिर वो 0 भी जाएगा, -1 भी जाएगा, -2 भी जाएगा, -3 भी जाएगा। क्यों? कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको। कोई भी रिकर्सिव प्रोग्राम बिना इफ कंडीशन के या बिना स्टॉपिंग के नहीं चल सकता। रुकना कब है ये पहले लिखना पड़ेगा, बाद में तुम्हारा रिकर्जन चलेगा। तो रुकना कब है? इफ नंबर इक्वल टू 1, देन रिटर्न 1। किसी भी एक पॉइंट पे तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब उसको नंबर 1 पे पहुंचेगा ना, तो यहां से रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ पे ये नंबर 2 रहेगा उस वक्त, और उसको 1 से मल्टीप्लाई होके ऐसे रिटर्न रिटर्न होके फाइनली फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो ये दो तरीके थे फैक्टोरियल फाइंड करने के। लूप से करते हैं सिंपल तरीका, और रिकर्जन करके भी ये कर सकते हैं। गिवन वर्ड इज वर्ड,
run through the word and merge every second letter into new word. Okay. एवरी सेकंड लेटर मतलब जे है, एस सेकंड लेटर हो जाएगा, इसको क्या करना है, गायब कर देना है। ओ गायब किया, ई गायब किया, कहाँ मर्ज करना है, गायब भी कर देना है ये तो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर लूप घुमाओ और जो नंबर इवन है या ऑड है, यहाँ पे जीरो आता है, जीरो इवन है ऑड है, जो भी नंबर ऑड है वो गायब कर दो। नया स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा तो str का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। फॉर लूप घुमाएंगे, लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन word dot length i plus plus if i modulus 2 इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑड नंबर है, सॉरी मेरे ये नहीं करना है, इक्वल टू 0। अगर इवन नंबर है तो नए स्ट्रिंग में डालना है, वरना डालना ही नहीं है। देन str प्लस इक्वल टू वर्ड i एंड देन रिटर्न str। रन करो कोड, खत्म हो गया। ओके, लूप घुमानी है इसको ना, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने किया इफ कंडीशन वाले तरीके से, इसको करने का एक और तरीका है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने हमेशा देखी है ना लूप प्लस प्लस वाली, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता था, आई इक्वल टू आई प्लस टू, ये भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या है, जब भी लूप आइटरेट करेगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसका पर्पज सिर्फ इतना था। और नॉर्मली आई प्लस प्लस से हमारा काम चल जाता है, तो हम कुछ और लिखते भी नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें ना तो भी हमारा काम बन जाएगा, फिर ये लूप तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई इक्वल टू आई प्लस टू, हर बार एक से इंक्रीमेंट करने की जगह दो से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दो से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उससे ये कंडीशन तो सेम ही रहेगी कि भाई जब तक लेंथ से कम है तब तक ही चलना है। अब लूप जो 5 बार चलती थी वो 2 बार चलेगी, या तो 6 बार चलती थी वो 3 बार चलेगी। रन कर लेंगे कोड, कोड सही से चल गया, बिना इफ कंडीशन के चल गया। ओके, एरे है, एरे को फिर से कर लेते हैं। चलो क्या है, गिवन इज ए एरे ऑफ कैरेक्टर्स विद डिफरेंट लेटर्स, रिटर्न एरे इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स करना है एरे को, ऑलरेडी मेथड अवेलेबल है एरे को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, ऐसा लिखने से रिवर्स हो जाएगा। इसको अगर इस तरीके से रिवर्स ना करना हो, थोड़ी मेहनत करके रिवर्स करने हैं, तो कैसे करेंगे, नया एरे बना देंगे, एरे ही बनाना है, ठीक है। लूप घुमाएंगे, लेकिन कैसे लूप घुमाएंगे, उल्टी। लेट आई इक्वल टू चार्ज डॉट लेंथ, लेंथ क्या होगी, मान लो 6 है तो इंडेक्स लास्ट वाली कौन सी बनेगी, 5, -1 तक, 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना 6 नंबर की इंडेक्स फाइंड करोगे अनडिफाइंड आएगा। कब तक घूमेगी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, 0 तक जाना है, और आई माइनस माइनस। ठीक है, ए आर वाई डॉट पुश, क्या करेंगे इसमें, पुश क्या करना है, चार्ज डॉट आई रिटर्न ए आर वाई। ओके, रिवर्स करने का ये फंक्शन भी है। सर पॉप मेथड से भी कर सकते थे ना इसको? कर सकते थे। कैसे करते काटते पॉप जाओ मेथड जोड़ते से, जाओ। काटते जाओ दौड़ते जाओ। पॉप क्या करता है, कहां से एलिमेंट निकालेगा, एरे के पीछे तो मतलब डालेगा ना सर? पीछे से निकालेगा। अरे चलिए मान लो एक एरे लिखता है यहाँ पे 5 और 3 डॉट पॉप लिखा, ठीक है, फिर पीछे से निकालेगा, सही है, ये भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, फॉर की जगह ले लेते हैं, देखो फॉर लूप घुमाया,
पुश करते हैं तो भी सेम ही चीज है। ठीक है, अगर फॉलो पे घुमाना है तो यही वाला मेथड सही है। यहाँ पे घुमाओ वाइल लूप। ठीक है, वाइल में क्या लिखेंगे, चार्ज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। जब तक एरे की लेंथ बड़ी है, जब तक एरे में कोई एलिमेंट है, तब तक ये लूप चलाओ। और इसमें क्या करेंगे, एरे डॉट पुश चार्ज डॉट पॉप। पॉप ने जो दिया एरे में पुश कर दो। ओके, हो गया। चलो, हाँ सर। द गोल्डन मिडल। गिवन आर टू एरेज ए एंड बी, बोथ हैव 3 एलिमेंट्स। दो एरे दिए जाएंगे। ठीक है, रिटर्न अ न्यू एरे ऑफ लेंथ 2। दो लेंथ वाला एक एरे रिटर्न करना है, कंटेनिंग बोथ मिडल इंडेक्स 1 एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अरे यार, ये तो सिंपल ही हो गया ना। एक एरे बनाओ जिसमें ए का 1 डालो और बी का 1 डालो, बात खत्म हो जाएगी इतने में ही। ठीक है, ए का सेकंड एलिमेंट बी का सेकंड एलिमेंट ऐसे मिलता है, उसको दूसरे एरे में डाल दो, रन कर दो कोड, और आई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आई, रिटर्न स्टेटमेंट गलत लिखा था, बस हो गया। ओके, अब पासवर्ड सिक्योरिटी क्या बोलता है, अच्छा बहुत खतरनाक पासवर्ड सिक्योरिटी रखनी है। कल हमने छोटा वाला सिक्योरिटी देखा था, आज बड़ा वाला। क्या क्या सिक्योरिटी है, दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, मिनिमम लेंथ 8 होनी चाहिए, कंटेन एटलीस्ट अ नंबर, पासवर्ड में कोई एक नंबर होना चाहिए, कंटेन्स एटलीस्ट अ अपर केस लेटर, कोई एक अपर केस लेटर होना चाहिए, कंटेन्स एटलीस्ट अ लोअर केस लेटर, कोई एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ दिस स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ऊपर वाली कंडीशन तो ठीक है, जो नॉर्मल लॉजिक है उससे हो सकती है, इसके लिए चाहिए थोड़ा सा नॉलेज। जावास्क्रिप्ट ऐसा क्या प्रोवाइड करता है जहां से हमें पता लग सकता है कि भाई अपर केस था या नहीं था, लोअर केस था या नहीं था, और ये जो स्पेशल सिंबल है वो कैसे पता लगेंगे। तो नॉर्मली इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आस्की जो टेबल होता है उसका यूज कर लें, या फिर दूसरा तरीका वो रेजेक्स का अपनाएंगे। रेजेक्स में इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है, एक छोटी सी स्ट्रिंग लिख दो, काम बन जाएगा। ये यहाँ पे कैसे किया है, ये देखो रेजेक्स अपना लिया इसने। चलो यहां तक का हम ना बिना रेजेक्स के कर सकते हैं, ये जो स्पेशल सिंबल वाला है वो कैसे करेंगे वो मुझे भी नहीं पता है बिना रेजेक्स के। एटलीस्ट, अच्छा, इनमें से कोई एक होना चाहिए, चलो ये भी हो सकता है, जो कैरेक्टर है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उठा लेते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, पासवर्ड वाला प्रोग्राम था, ये कौन सा प्रोग्राम आ गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर से कर लेते हैं यहाँ पे class.js, प्रोग्राम रख दिया, और एग्जाम्पल 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 ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, इससे अच्छा ये वाला उठाओ, नेगेशन वाला। ओके, कितनी कंडीशन चेक करानी है वो सब उठा लो। यहाँ पे ना एक तरीका अपनाना चाहिए, जब भी ऐसे वैलिडेशन करने हो ना, तो तरीके क्या अपनाने चाहिए कि कोई भी एक वैलिडेशन अगर फेल हो गया, सीधा फॉल्स मार दो उसके मुंह पे। ठीक है, इनमें से कोई भी एक अगर फेल, ये वही एलिमिनेशन वाला तरीका जो मैंने कल बताया था, कहीं पे भी प्रोग्राम अगर रुकता है, कहीं पे भी ऐसा लगता है आगे जाने का मतलब नहीं है, यहीं से थ्रो मार दो, आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म? चलो, हम यहां से कंडीशन एक एक करके चेक करते जाएंगे,
कंडीशन ऐसी लिखेंगे कि अगर पासवर्ड सही नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और जब सारी कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं करेगी तो हम नीचे ट्रू रिटर्न कर देंगे। पहली कंडीशन, इफ बोथ पासवर्ड मस्ट मैच, ठीक है, तो दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू, ये किसके लिए, ट्रू वाले के, लेकिन अगर दोनों सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन लिखते हैं, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, तो 8 कैरेक्टर या तो उससे बड़ा होना चाहिए। पासवर्ड डॉट लेन लेस देन कितना, 8, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 8, 8 है तो सही है, देन रिटर्न फॉल्स। अगर पासवर्ड 8 से छोटा है तो भी फॉल्स मार दो। इफ पासवर्ड कंटेन्स अ नंबर, ये कैसे चेक कर पाएंगे हम कि पासवर्ड में नंबर है कि नहीं है। ठीक है, पासवर्ड लिखता हूं A1B, ऐसा कोई स्ट्रिंग लिखा मैं, इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हमें इतना ही चेक करना है, नंबर है कि नहीं है, बाकी का कुछ चेक नहीं करना है। हुँ? वो कैसे कर पाएंगे, देखो हमने एक मेथड देखी थी नंबर वाली। उसको कोई ऐसा वैल्यू दे दो ना जिसका नंबर बन ही नहीं सकता, तो वो क्या देगा, नन। 5 दिया तो सही है, उसको ए दे दिया तो क्या बोलेगा वो, नन। तो मुझे पूरे स्ट्रिंग में कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसकी वैल्यू पार्स होती हो, जिसके रिटर्न में नन ना आता हो। ओके, और जावास्क्रिप्ट में अगर नन चेक करना है ना तो हम ऐसे ऐसे नहीं कर सकता मैं, अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना, नन इक्वल टू नन, ठीक है, नन नन दोनों जगह पे नन है लेकिन उसने बोला फॉल्स, वो नन को कंपेयर नहीं कर सकता जावास्क्रिप्ट, उसके लिए स्पेशल मेथड देता है इज नन। इसके अगर अगर नन डाल दो तो वो ट्रू करेगा, बाकी कुछ सही नंबर डाल दो तो वो फॉल्स मान देगा। अगर यहाँ पे ए दे दिया तो फॉल्स, वो नन नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे नन देते हो तब भी वो ट्रू देगा। तो नन चेक करने के लिए ये स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ता है, इक्वल टू काम नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगा, फॉलोअप घुमाएंगे, हर एक कैरेक्टर पे चेक करेंगे, जहां पे भी ऐसा वैल्यू मिले जो कि नन ना हो तो मतलब नंबर में स्ट्रिंग है। लेकिन हमें कंडीशन तो उल्टा वाला चाहिए कि नंबर में अगर, मेरी गलती है, पासवर्ड में अगर नंबर नहीं है तो रिटर्न करना है। तो पहले तो ये सब चीज करने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि नीचे छोटे छोटे फंक्शन बना लो। हम्म तो ना यहाँ पे पूरा खिचड़ा नहीं होगा और हमारा लॉजिक रहेगा शॉर्ट। इसे कहेंगे हम ऑर्गेनाइज करना, या तो इसको बोलेंगे कोड को स्ट्रक्चर करना। एक और चीज बोलते हैं उसको अभी याद नहीं आ रही मुझे, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे इज कंटेंट नंबर, ऐसा फंक्शन बनाया। हम्म फॉर लूप किसके ऊपर, str के ऊपर, लेट आई इक्वल टू, फॉर लूप मतलब ये ऐसे चलता है कि नहीं चलता, मुझे ये चेक करने दो। लेट str ठीक है, चलो ऑफ वाला लूप चल सकता है इस पे, एस ऑफ str हमने ये लिख दिया। इफ अगर नन नहीं मिला तो मतलब कंटेंट करता है, इज नन नहीं है, ठीक है, इज नन है तो लूप घुमाते जाओ। कौन नहीं है इज नन, तो भाई जब नंबर को हम देंगे एस और वो नन नहीं आता तो रिटर्न मार दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके, फिर से ले लेते हैं ये छोटा सा स्ट्रिंग ए टू बी। ए को पहले नंबर बना,
उसके बाद चेक करो नन है कि नहीं है। नन है तो कुछ नहीं करना, नन नहीं है तो मार देना है रिटर्न ट्रू। हमने ये लिख दिया यहाँ पे, इस कंडीशन को यहां लिख देना है, इफ नॉट कंटेन नंबर, किसमें, पासवर्ड में, देन रिटर्न फॉल्स। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ, हमने छोटा सा फंक्शन बना दिया ना, तो पूरी फॉर लूप वाली झंझट यहाँ पे नहीं आई, वरना सब यहीं पे लिखना पड़ता हमें। और ये सही प्रैक्टिस है, अलग काम के लिए एक अलग फंक्शन बना देना बिल्कुल सही प्रैक्टिस होती है। चलो इसके बाद अभी आता है हमारे पास कि लोअर केस कैरेक्टर है कि नहीं है और अपर केस कैरेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इज लोअर केस या इज अपर केस चेक करने का कोई सीधा सीधा फंक्शन नहीं है, यहां पे अपने को दौड़ाने पड़ेंगे अक्ल के घोड़े। ठीक है, एसटीआर में मैं डाल देता हूं ए और ए, दो चीजें डाली मैंने। ठीक है, मान लो दो चीजें इसमें ना भी डालता, एक चीज डालता हूं ए। अब एसटीआर में जो भी वैल्यू है वो लोअर केस है या तो अपर केस है, कैसे चेक कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट टू लोअर केस, ऐसा फंक्शन। तो क्या लिख सकते हैं कि जब हम किसी भी कैरेक्टर का लोअर केस करेंगे तो रिजल्ट मिला, अगर वो सेम रहा तो मतलब वो ऑलरेडी लोअर केस था। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका आंसर ये रहा, इफ str इक्वल टू str डॉट लोअर केस, कि भी str और str लोअर केस अगर सेम है ना तो मतलब उसका केस था लोअर केस। यहां पे सेम नहीं है, सेम क्या मिलेगा, टू अपर केस। str में अगर कोई भी अपर केस मिला तो उसका वैलिडेशन कैसे करेंगे, वो जो भी कैरेक्टर है उसका फिर से अपर केस करो, कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए, तो मतलब अपर केस था वो, अगर चेंज हो गया तो मतलब वो अपर केस नहीं था। तो जैसे हमने दो फंक्शन बनाए कि भाई इज कंटेन नंबर, ठीक है, वैसे ही इज कंटेन लोअर केस और इज कंटेन अपर केस, ऐसे दो और फंक्शन बना लेते हैं, इज कंटेन लोअर केस और इज कंटेन अपर केस, ऐसे दो फंक्शन और बनाएंगे। लूप तो घुमा ही रहे हैं हम। लोअर केस है कि नहीं है चेक करने का तरीका, एस इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस, ऐसा लिख दिया, और अगर ये मैच हो जाता है तो मतलब लोअर केस था, ट्रू कर दो रिटर्न। अपर केस के लिए सिर्फ फंक्शन बदल देना है। ठीक है, हमने दो फंक्शन और बना दिए, बस इसको यहां पे कर देना है कॉल, इज कंटेन लोअर केस नॉट, अगर लोअर केस नहीं है तो उड़ा दो, अगर कोई अपर केस नहीं है तो भी उड़ा दो। अब लास्ट वाली कंडीशन बचती है इन तीनों में से, मतलब ये जितने भी सिंबल हैं उनमें से कोई एक सिंबल होना ही चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। बना देते हैं फंक्शन इज स्पेशल सिंबल। ठीक है, स्पेशल सिंबल को एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा कि स्ट्रिंग स्पेशल था कि नहीं था, तो हमने स्ट्रिंग में एक फंक्शन देखा था इंक्लूड्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भाई कौन सा है, डॉलर डॉट, डॉलर डॉट नहीं, ये अपना जो स्ट्रिंग है डॉट इंक्लूड्स, इसमें लिखूं अगर डॉलर, ट्रू आएगा, मतलब डॉलर था इसके अंदर। तो वैसे ही यहां पे मैं लिखूंगा कंडीशन, इफ ss डॉट इंक्लूड्स s, अगर ss में मतलब जो मल्टीपल ये हैं अपने पास सिंबल्स, उनमें ये वाला सिंबल मिल गया तो सही है सब कुछ।
और इसका भी उल्टा कंडीशन यहां रख देंगे, इफ नॉट कंटेन स्पेशल सिंबल देन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, लंबा चौड़ा प्रोग्राम बन गया, एलिमिनेशन राउंड हमने सेट कर लिए। ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ गया। ठीक है, ये पूरा लंबा सा कोड सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए। रन कोड सक्सेसफुली। ओके, अब यहां पे हम जो कर रहे हैं उसका उससे भी एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हो सकता था। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना वो बड़ा इनएफिशिएंट तरीका है। इनएफिशिएंट कैसे है, ये देखो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 फंक्शन नीचे बनाए हैं, वो कर क्या रहे हैं, लूप घुमा रहे हैं। तो 4 ऐसे फंक्शन हैं जो लूप ही घुमाए जा रहे हैं। हम्म, एक ही चीज पे 4 बार लूप घूमी जा रही है, उस लूप को हम एक कर सकते थे। उसको मैं एक करने जाऊंगा ना तो प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जो 4 फंक्शन है ये प्रोग्राम को क्या बनाते हैं, फंक्शन रीडेबल। प्रोग्राम ऐसे रीड करने में अच्छा लगता है, समझने में सही रहता है, लेकिन अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के तरीके से तो ये प्रोग्राम सही नहीं है। एक पासवर्ड चेक करने के लिए उस पासवर्ड पे 5 बार लूप घुमाने का क्या मतलब है। एक ही बार लूप घूमने से ये चेक हो जाना चाहिए था, ये परफॉर्मेंस वाइज सही होता। परफॉर्मेंस मतलब कितना जल्दी आपका प्रोग्राम खत्म होता है या कितना सीपीयू लोड कम लेता है। ओके, परफॉर्मेंस में नहीं जाते हैं फिलहाल, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ऊपर से जाता जाएगा। इससे अच्छा है इसको अभी नहीं बनाते कॉम्प्लेक्स, किसी और दिन ऐसे और प्रोग्राम करेंगे तब आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम करके दिख मतलब परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए वो दिखा दूंगा। हाँ, इसको इसका शॉर्ट वाला तरीका मेरे ख्याल से ये वाला ही रेजेक्स होगा। इस रेजेक्स में ना एक ये चीज है कि 15 भी होना चाहिए। इसका रेजेक्स लिखने में कैसा रहता है, रेजेक्सर रेजेक्सर में जाते हैं, रेजेक्स पहले टेस्ट करते हैं इसका। ओके, टेस्ट किस पे करेंगे, ये सारे इनपुट्स पे। ये तो कोई भी मैच नहीं हुआ। हाँ, ये वाला रेजेक्स उठाते हैं, ये वाला रेजेक्स क्या बोलता है। पासवर्ड अच्छे से रख देते हैं। और ये ग्लोबल वाला फ्लैग भी लगा देते हैं, चलो। Sorry। ये बोलता है, ये जो दिख रहा है ना, ये इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा। तो हमें स्टार्ट से मतलब नहीं है, स्टार्ट कहीं से भी हो चलेगा। इसमें कंटेंट क्या होने चाहिए वो आइडेंटिफाई करने हैं हमें। डॉट प्लस, छोड़ो यार, अभी इसका रेजेक्स मुझे भी नहीं आ रहा है, बाद में कहीं पे मिलेगा रेजेक्स तो मैं बता दूंगा। ये लास्ट वाला रेजेक्स क्या बोलता है,
ठीक है, इसकी कंडीशंस कुछ अलग अलग हैं, रेजेक्स को जाने देते हैं, अभी नेक्स्ट वाला प्रोग्राम करते हैं। काउंट मी, बस आज का लास्ट प्रोग्राम होगा। A string is given return number of me in a string count me only if none x is in front of it। मी को काउंट करो अगर x बाजू में नहीं हो। मी इज हियर, कितने मी थे? एक। दिस इज एक्स मी, नहीं है मी, ये गलत वाला है। ये नहीं काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे तो एक आना चाहिए, ठीक है। ये मी गलत है, नहीं है। ये मी भी गलत है, नहीं होना चाहिए। मी मी ये दो होने चाहिए, एक ही रहा, ये क्यों? अच्छा, मी के पहले एक्स आ गया, भले ही एक्स दूर है लेकिन तब भी एक्स काउंट होता है। ओके, सिंपल सी चीज है ये। तो हमें क्या करना है, मी काउंट करने हैं कब तक? जब तक एक्स नहीं मिलता। एक्स के पहले वाले मी काउंटेबल है, एक्स के बाद वाले मी नॉन काउंटेबल है। स्ट्रिंग को अगर डिवाइड करेंगे एक्स से, दो स्ट्रिंग बन जाएंगे, जो पहला वाला स्ट्रिंग बना उसी को काउंट करना है। ये वाला कर लेंगे तो काम बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो मी थे लेकिन एक्स आने के कारण दोनों ही नहीं काउंट हुए। चलो यहाँ पे तो दो बार एक्स था, लेकिन कुछ ऐसा ही लॉजिक होना चाहिए इसका। ओके, चलो हमने एक क्या चीज जी, एक्स एक्स तक पहुंचते ही काउंट करना छोड़ दो। और मी को काउंट कैसे करेंगे? फॉर लूप घुमा के कर सकते हैं, दूसरा भी तरीका है रिप्लेस वाला। पहले फॉर लूप चला देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को उठाएंगे, काउंट मी डॉट जेएस, कौन सा वाला उठाएं? ये वाला उठाएं। ठीक है, काउंट करने हैं, कितने काउंट बनेंगे उनका वेरिएबल रख दिया 0। फॉर लूप किस पे? स्ट्रिंग पे। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। ठीक है, मैंने आई वाली लूप इसलिए ली है क्योंकि मुझे मी काउंट करना है, तो मतलब एक कैरेक्टर काउंट नहीं करना है एट अ टाइम, ये और उसके बाद जो वाला दो कैरेक्टर काउंट करूंगा मैं। ओके, और जहां एक्स मिलेगा मैं लूप खत्म कर दूंगा। तो पहली चीज यही लिखूंगा, इफ स्ट्रिंग आई इक्वल टू एक्स देन ब्रेक द लूप। उसके बाद लूप चलाने का मतलब नहीं है, लूप को कर दो ब्रेक। अगर एक्स नहीं मिला है तब तक हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? स्ट्रिंग आई इक्वल टू एम एंड स्ट्रिंग आई प्लस वन इक्वल टू ई। अगर ऐसा मिलता है तो काउंट कर दो प्लस प्लस, ठीक है ना। अगर एक कैरेक्टर मिला वो एम है, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर ई मिला, मतलब मी था, एक बार मी मिला तो प्लस कर दो और रिटर्न मार दो काउंट। करते हैं इसको रन। क्या हुआ है रन? अच्छा, काउंट मी नाम था इसका, ठीक है। चलो भाई, इसने क्या बोला? एक मी है इसके अंदर, सही बोला। प्रोग्राम को चढ़ा देते हैं यहाँ पे, कोड को रन किया, हो गया, सही है, ठीक है। एक्स तक जाना था, एक्स मिलने के बाद बात खत्म कर देनी है। इसको वैसे भी कर सकते थे कि पहले भी स्ट्रिंग को दो टुकड़े मार दो, तो ये कंडीशन नहीं लिखते हम। तो जिस स्ट्रिंग पे लूप घुमानी है उसको str में लिखूंगा, str इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट बाय एक्स, और उसका जो 0 नंबर का है स्ट्रिंग, उसी पे काम चलाना है। तो ये कंडीशन लिखे बिना ही काम चल जाएगा। प्रॉब्लम आई यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम है? रिटर्न नहीं करवाया, क्या करवाया है? सॉरी, माय मिस्टेक। अनडिफाइंड हो गया होगा सर। हाँ, अनडिफाइंड मिला।
हो गया होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। अनडिफाइंड नहीं हुआ है, ये आउटपुट गलत आए हैं क्योंकि मेरी लूप जो घूम रही है वो एसटीआर पे नहीं घूम रही है, लूप तो ओरिजिनल स्ट्रिंग पे घूम रही है, तो फिर स्प्लिट करने का क्या मतलब था। ओके, स्प्लिट करने के बाद ऐसे कर दिया। एक और तरीका है, ठीक है, चीजों को स्प्लिट कर दिया, ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। अब इस वाले पार्ट्स में मी को रिप्लेस करते जाना है तब तक जब तक मी नहीं मिल, जब तक मी हट नहीं जाता। ये सिमिलर होगा जैसा हमने किया था एरे के लिए, एरे में से तब तक चीजें निकालते जाओ जब तक एरे एम्प्टी नहीं हो जाता, वैसे ही मी को तब तक रिप्लेस करते रहो जब तक मी हट नहीं जाता। वो करने के लिए क्या लिखेंगे फिर हम, वाइल लूप आएगी, ठीक है, हमें काउंट नहीं पता है, वाइल लूप आती है। इनपुट पहले सही ले लेते हैं। वाइल, वाइल में क्या लिखेंगे, str डॉट इंक्लूड्स मी, जब तक str में मी है तब तक str को रिप्लेस मारते रहो, str डॉट रिप्लेस मी विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। और जब तुम रिप्लेस मार रहे हो तो काउंट भी प्लस प्लस तो करना है, काउंट कब प्लस करोगे, बस ये वाला प्रोग्राम भी चलना चाहिए। ओके, ठीक है, हो गया। चलो अब सर इसमें, इंडेक्स ऑप्शन नहीं कर सकते थे? हाँ इंडेक्स ऑफ से सेम चीज होगी ना, इंक्लूड वाली। ये नहीं किया हमने अभी तक लॉन्गेस्ट वर्ड वाला, अच्छा अभी तक नहीं किया, ये कभी करेंगे चलो बाद में। अभी ना कल सैटरडे है, फिर संडे है, मंडे को हम फिर से मिलेंगे, तब तक तुम्हें ये वेबसाइट खोलनी है, और ये जितने ग्रीन दिख रहे हैं ना उतने तो ग्रीन करने ही है, उससे ज्यादा ये देखो जेसन वाला तुम्हें कर सकते हो, और ये नीचे वाले कर सकते हो तुम। ओके, ये दोनों भी कर देने हैं, फिर ये वाला भी कर देना है, लूप वाला है ये तो आता ही है, एरे वाले ये तीनों कर देने हैं, जेसन वाले 2 कर सकते हो, ऑब्जेक्ट वाला 1 कर सकते हो, डॉम वाले छोड़ देना बस, डॉम वाले को हमने देखा ही नहीं है अभी तक। तब तक ये वेबसाइट खोल के सारे प्रोग्राम करने हैं, और ये सब ग्रीन करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम ग्रीन करके स्क्रीनशॉट भेजना है, ये होमवर्क है तुम्हारा, मंडे को आम, देखेंगे, ठीक है। होमवर्क आप मुझे बीच में कभी भी सेंड सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं करना, पर्सनल मैसेज में सेंड करना। ओके, चलो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलेंगे मंडे गुड को। नाइट सर। गुड नाइट।